खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर की खतरनाक ट्रैफिक का, लाहौर में मरते नाहक शहरियों का। इनको कैसे रेस्क्यू एहलकार ट्रीट करते हैं, रेस्क्यू एहलकार कैसे शहर में बुलंद इमारतों के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कैसे बरवक्त कॉल मौसूल की जाती है। इन तमाम तर पहलुओं पे आज हम खोज लगाएंगे। नाज़रीन, स्पेशलाइज्ड व्हीकल रेस्क्यू 1112 का इसका क्या फंक्शन है, इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इनके ऑपरेटर। इनसे जानेंगे कि इससे अभी तक कितने शहरियों की जान बचाई जा चुकी है और इस व्हीकल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे पास है ब्रोंटो स्काईलिफ्ट। ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी है जो हमारे पास रेस्क्यू 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज के पास है। इसमें हमारे पास 2 यूनिट है, एक 70 मीटर है जो आपके पीछे खड़ी हुई है RPX 70, और दूसरी हमारी जो यूनिट है वो 104 मीटर है। ये 2 हाई राइज मतलब बिल्डिंग की अप्रोच के लिए हमारे पास गाड़ियाँ हैं। इनसे हम 104 मीटर हाइट की बिल्डिंग्स पे हम जाके रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं और फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मतलब हम बंदों को वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी इसके फंक्शन जो है, ये कंप्लीट गाड़ी जो है वो PLC ऑपरेटेड गाड़ी है। इसमें इसके 3 जगह पे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। उन कंट्रोल के ज़रिए अगर हम ऊपर इसकी जो केज है उसमें अगर पर्सन नहीं भी जाता तो हम नीचे से ही इसको बैठ के टोटली ऑपरेट कर सकते हैं और इसके सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं और ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं विद कैमरे के थ्रू, क्योंकि जो इसके अंदर बिल्टन है नीचे बैठ के हम देख सकते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं। और इसमें मैक्सिमम हम एक ही टाइम में 5 लोगों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं। मतलब इसकी जो केज की लोड कैपेसिटी है वो 500 kg है, तो उस हिसाब से हम 5 बंदों को एक ही टाइम में हम किसी भी बिल्डिंग से इसे रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम मोस्टली जितने भी लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग के फायर केस हुए हैं, मोर देन थाउजेंड्स मतलब हमने लोगों को रेस्क्यू किया है इससे, और बहुत सारी कीमती जानें बचाई हैं और बहुत सारे लोगों का सामान मतलब और कीमती सामान भी इसके ज़रिए हमने बचाया है और फायर फाइटिंग करके रेस्क्यू किया है। अच्छा खलील साहब, ये बताइएगा कि इस व्हीकल से मज़ीद अपग्रेड व्हीकल भी रेस्क्यू 1122 के पास है कि ये लास्ट यही मॉडल और यही चीज़ें हैं आपके पास? अभी तक दुनिया में जो भी मतलब फुली अपग्रेडेड वर्जन है फायर व्हीकल्स का या फायर टेंडर्स का, उसमें ये मतलब टॉप पे है। ये फुली अपग्रेडेड व्हीकल है जो हमारे पास रेस्क्यू 1122 के पास है, अवेलेबल है। इससे एडवांस अभी तक ऑन मतलब मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो एडवांस थे वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। नाज़रीन, इस व्हीकल के फंक्शन आपने देखे। अब खलील साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ऑन करके और इसको चला के भी हमें दिखाएं। नाज़रीन, स्पेशल व्हीकल के अंदर हम लोग जो आम शहरियों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है उसका विज़िट करेंगे और फायर फाइटर किस कंडीशन में ये काम करते हैं उनके साथ हम मूव करेंगे और देखेंगे कि ये स्पेशल व्हीकल कहाँ तक मूव होता है और इसके अंदर कैसे शहरी महफूज तौर पर किसी भी बिल्डिंग में फंसे कैसे उनको निकाला जा सकता है। आइए हमारे साथ। इस स्पेशल व्हीकल के जो ऑपरेटर हैं खलील हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि बिल्डिंग में अगर कोई फायर फाइटिंग होती है तो कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। जी खलील साहब। जी बिल्कुल, ये टोटली मेरे पास है लाइक जॉयस्टिक है, तो इससे मतलब इससे हमें ऑपरेट करते हैं और साथ ही ये आपको सामने इसका पैनल है, स्क्रीन है, यहाँ से हमें इसकी लोकेशन और इसकी हाइट और हर चीज़ मैयर हो रही होती है। इसमें जो सेफ्टीज़ हैं वो सेफ्टीज़ में सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रिक के हवाले से सेफ्टीज़ हैं कि अगर इलेक्ट्रिक की कोई हाई मतलब वोल्टेज वायर्स आ जाती है तो उसके बचने के लिए मतलब ये खुद ही हमें अलार्म कर देगी कि जी मतलब यहाँ पे हाई राइज है, मतलब हाई वोल्टेज लाइंस हैं, तो इससे आगे बढ़ जाए, ये हमें अल्टीमेट कर देगी। उसके बाद यहाँ पे अगर ये आपको नज़र आ रही होगी विंड डायरेक्शन ये शो कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें विंड डायरेक्शन शो कर रही होगी। अगर जितनी ज़्यादा मतलब हवा चल रही है 12 नॉटिकल माइल तक, हम अगर विंड डायरेक्शन हवा चल रही है स्पीड से तो हम वहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये खुद ब खुद हमें अलार्म देगी कि आप इससे आगे मतलब ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद हम इसको वापस डाउन करके हम अपना मतलब वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, अगर इससे कम है मतलब ये सारी सेफ्टी सारे फीचर्स। उसके बाद जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने हार्नेस और ये चीज़ें पहनी हुई, ये भी सेफ्टी फीचर इसका लाजमी है कि जैसे ही हमने मतलब केज में आना है तो हमने ये सारा कुछ प्रोटोकॉल पूरा करके फिर उसके बाद इसमें आना है, क्योंकि फर्स्ट हमारी अपनी सेफ्टी है, उसके बाद हम किसी को बचा पाएंगे। अगर हम खुद नहीं बचेंगे तो हम किसी को कैसे बचा पाएंगे। तो इसीलिए जितने भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं हम सारे फॉलो करते हैं साथ साथ, और इसको मतलब हम बिल्डिंग तक रीच करते हैं, रीच करके वहाँ से पर्सनस को हम मतलब वहाँ से इवैक्यूएट करके बाहर ले आते हैं।
अच्छा खलील साहब, ये बताइएगा कि कितने पर्सन्स को आप इस लिफ्ट के अंदर यहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं और अब तक कितने पर्सन्स को आपने किया इसमें? सर जी, लाहौर में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग के फायर केस हुए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 1000 से ऊपर लोगों को ही हमने रेस्क्यू किया है इससे। और वन टाइम हम 5 पर्सन को इस केस के थ्रू हम हाई राइज से ऊपर से नीचे ला सकते हैं। मतलब 5 बंदों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं इसमें। यानी एनी टाइम आप 5 बंदे इस लिफ्ट के अंदर रख सकते हैं और 5 बंदों को ये रेस्क्यू कर सकते हैं, जिसमें मुतअद्दिद ऐसे लाहौर के अंदर ऑपरेशंस भी किए गए हैं, जिसके अंदर अभी तक जो हज़ारों शहरियों को इनकी जानिब से रेस्क्यू किया गया है। और ये एक ऐसी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी व्हीकल, स्पेशल व्हीकल रेस्क्यू को दिया गया है, जिसके अंदर कई शहरियों की जान बचाई भी गई है और कई शहरियों का कीमती सामान, जो कि लाहौर के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जहाँ पर आम शहरी की रसाई नहीं है, जहाँ आम व्हीकल की रसाई नहीं है, वहाँ तक ये स्पेशल व्हीकल को ले जाते हैं और बाहर विंडोज़ के थ्रू जो शहरियों को रेस्क्यू किया जाता है और वहाँ से उनकी तिब इमदाद बर वक्त उनको देने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, हम 217 फीट तक यहाँ पे जा सकते हैं और रेस्क्यू के पास इससे भी एक जदीद मशीनरी भी मौजूद है, जदीद व्हीकल भी मौजूद है जो इससे भी कहीं ऊपर जा सकता है। रेस्क्यू जो इस व्हीकल के ऑपरेटर हैं खलील हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद इस बारे में पूछेंगे कि मज़ीद कितना ऊपर ये व्हीकल जा सकता है और इसके जो मज़ीद अपग्रेडेशन है जो इनके पास इससे बेहतर है, उसकी क्या कैपेसिटी लेवल है। जी बिल्कुल, ये जो गाड़ी जिस पे हम खड़े हैं ये 70 मीटर हाइट तक जाती है, ठीक है। तो इससे आगे जो है मज़ीद हम जो दूसरी गाड़ी है वो 104 मीटर हाइट, मतलब 340 फीट के करीब, मतलब मैक्सिमम हमारे पास आउट रीच है हाइट के हवाले से दोनों गाड़ियों में, ठीक है। तो इतनी हाइट पे जाके मतलब हम रेस्क्यू ऑपरेशन या फायर ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा खलील, ये बताइएगा कि इसके अलावा जो आपके पास और इसे अपग्रेड व्हीकल है वो इसे कितना अबव जा सकता है और वहाँ पे आप कितने पर्सन्स को मज़ीद रेस्क्यू कर सकते हैं? जी सर, मैंने पहले भी बताया जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो 104 मीटर हाइट की है। 104 मीटर मतलब तकरीबन 320 फीट हाइट बनती है। ये गाड़ी जो है ये 240, 230 से 240 फीट हाइट तक जाएगी। वो गाड़ी 320 फीट हाइट तक जाके रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकती है, ठीक है। लाहौर में बल्कि पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट गाड़ी हमारे पास है वो जो दूसरा यूनिट 104 मीटर है, वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट यूनिट है और दुनिया में वो मतलब टोटल 7 यूनिट बने हैं और 7वां यूनिट हमारे पास है। मतलब टोटल 6 यूनिट दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं और 7वां यूनिट जो है हमारे पास इधर पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 पंजाब के पास अवेलेबल है और ऑपरेट हो रहा है। नाज़रीन, हम 217 फुट हाइट पर इस वक्त मौजूद हैं और रेस्क्यू इस स्पेशल व्हीकल के जो ऑपरेटर खलील हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर तो मुझे भी इस वक्त डर लग रहा है कि इस हाइट पे जहाँ पे हम ये आपको तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं और कैमरामैन भी यहाँ पर सहमे में लग रहे हैं, वो भी खलील को ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि मज़ीद ऊपर हमें ना ले जाएं, लेकिन ये मैक्सिमम इस जो व्हीकल है, स्पेशल व्हीकल, उसकी ये मैक्सिमम रेंज है। अब यहाँ से हम वापसी डाउन की तरफ होंगे और यहाँ इस हालात में, इन सूरत हाल में रेस्क्यू एहलकार काम करते हैं। रेस्क्यू एहलकार शहरियों की जान की हिफाजत करते हैं और उनको इन कंडीशंस के अंदर जाके उनको जान को बचाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं और उनको तिब इमदाद के लिए बर वक्त हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं। रेस्क्यू 1122 2004 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया और इस प्रोजेक्ट को इतनी पजीराई मिली कि उसके बाद इसकी एक्सपेंशन जो थी वो पूरे पंजाब तक गई और पंजाब से फिर KPK और AJK, बलूचिस्तान, सिंध और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस जो है मौजूद है इस वक्त। सेकेंडली लाहौर में अगर आप देखें, लाहौर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, पॉपुलेशन उसकी और जो है इसमें जिस तरह से लाहौर एक्सपेंड होता जा रहा है, एक मुश्किल टास्क बनता जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो थी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और जो है IT के हवाले से स्पेशली देखा जाए, रिस्पांस के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हम लाहौर में 56 एम्बुलेंसेस के साथ पिछले 1 साल में हमने, जो पिछला साल अगर मैं देखूँ उसका डाटा अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो हमने 96,000 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो था हमारा तकरीबन कोई
7 मिनट और कुछ सेकंड रहा। अलबत्ता इसमें मैं एक और चीज़ आपको बीच में मेंशन करता चलूँ कि जैसे कि हमने 2017 में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था, हमने नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया ताकि लोगों को अच्छी और जो है मेयारी सर्विस को जो है फ्राहम किया जा सके। तो 2017 में हमने जो था इसमें मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का स्टार्ट किया लाहौर के अंदर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फैल चुका है लाहौर का और सड़कें जितनी कंजेशन सड़कों पे हो चुके हैं, तो टाइमली उसको मैनेज करना एमरजेंसीज़ को वो बहुत मुश्किल टास्क बनता जा रहा था हम लोगों के लिए। तो मोटरसाइकिल आने से अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि हमने अपना रिस्पांस टाइम 7 मिनट से हम सिर्फ 5 मिनट्स पे ले आए, और इतनी कंजेशन के बावजूद तकरीबन 300 बाइक के साथ हमने 2017 में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है रिस्पांस है हमारा बाइक पे जो है वो तकरीबन कोई 5 मिनट है, और जो है एम्बुलेंस पे जो है तकरीबन वो 7.5 मिनट है रिस्पांस टाइम जो है। मैं ममनून हूँ वज़ीर आला पंजाब का, जिन्होंने हमें हमारे काम को सराहा और उसके बाद जो है हम पे ट्रस्ट किया और जो है हमें स्ट्रेंथन किया। 2 बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है जो उन्होंने स्टार्ट करवाए मैडम मरियम ने, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो है इसमें एक तो हमारा जो मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस जो है स्टार्ट हुई इसमें, और इसमें जो मोटरवे पे जब हादसा होते थे तो उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता था, और ऑब्वियसली मोटरवे तक एक्सेस करना रेस्क्यू स्टेशन से उसमें बहुत टाइम टेकिंग था। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जो है इस वक्त जो है मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और इंटरचेंज पे आपको रेस्क्यू 112 की एक एम्बुलेंस आपको लाजमी मिलेगी हर इंटरचेंज के ऊपर। और दूसरी चीज़ एयर एम्बुलेंस, आप देखें कि फार फ्लंग एरिया से पेशेंट रेफ़र होते थे और उनको भी रेस्क्यू लेके आता था, लेकिन उनका टाइमली ना पहुंच सकना, जैसे बहावल नगर है, जैसे मियाँ वाली है, बकर है, वहाँ से पेशेंट का एक बेहतरीन सहूलत की तरफ वक्त से ना पहुंच पाना एक बहुत मुश्किल काम था। तो मैं ममनून हूँ इस वक्त की गवर्नमेंट का, मैडम का स्पेशली, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमें एयर एम्बुलेंस सर्विस जैसी ब्लेसिंग से नवाजा, आवाम को, पंजाब की आवाम को ब्लेसिंग से नवाजा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और जो है इस वक्त जो है जो पेशेंट रेफ़र होते हैं इन 3 ज़िलों से जिनका मैंने नाम लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नो टाइम, बहुत थोड़े वक्त में जो है वो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और पिन्स जैसे हमारे पास लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी मौजूद है, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनका परफेक्ट इलाज शुरू हो जाता है, उससे कई ज़िंदगियाँ बच चुकी हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लें तो उसमें कम्युनिटी की इंगेजमेंट बहुत लाजमी है। तो हॉटस्पॉट एरियाज़ हम डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और डिप्टी कमिश्नर के फॉरम जो है हमारे पास अवेलेबल है, और उनके तवज्जुह से हम साथ साथ इनको एड्रेस भी कर रहे होते हैं। तो हमने एक तो हमारे लड़के खुद भी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कहीं पे कोई सड़क टूटी हुई है या कहीं पे कोई ऐसा टर्न बना हुआ है जिसकी वजह से हादसा का बायस बन रहा है जो, तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाता है और साथ ही उसको जो है ओवरकम किया जाता है। अलबत्ता अगर देखा जाए तो बीइंग अ नेशन हमें अपना बिहेवियर इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सड़क पे एक शख्स जा रहा है, अब आपके सामने एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट अभी एक स्टार्ट हुआ जो कि मोटर बाइक लेन बनाई गई है। अब आप ये देखें कि अगर वो लेन आपके लिए बना दी गई, एक फैसिलिटी आपके लिए दे दी गई, आप उस पर बाइक ना चलाएं, आप फास्ट लेन में बाइक चलाते हुए आएंगे तो आप हादसे का शिकार होंगे। आपके लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करके आपके लिए बनवाए गए, आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है सड़क को डायरेक्ट क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली आप हादसे का शिकार होंगे। तो पहली चीज़ ये है कि हम लोगों का जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बीइंग अ नेशन हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर फेंक देंगे कि ये भी काम गवर्नमेंट ने करना है, ये भी काम गवर्नमेंट ने करना है, तो इस वक्त जिस तरह के हालात हैं हम लोगों के, तो गवर्नमेंट सब चीज़ें शायद ना कर सके। तो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार शहरी होते हुए हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि स्पीड लिमिट अगर आप देखें बाइक पे, तो जो है अगर आप उसकी स्पीड लिमिट अगर आप रिड्यूस करके चलेंगे तो यकीन जानिए कि अगर आप गिरेंगे भी तो आपको चोट कम लगेगी। आप अगर उसे 100 की स्पीड पे जा रहे होंगे तो जब आप किसी चीज़ के साथ हिट करेंगे तो आपका जो है वो इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा आएगा उसका। इसी तरह जैसे वो लेन में चलते हुए बाइक लेन बनी है तो उसमें बाइक चलाने की बजाय अगर आप मेन उस पर आ जाएंगे, जो गाड़ियों की लेन है उसमें आ जाएंगे, तो उसमें भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा।
तो गवर्नमेंट तो और इदारे जो हैं वो सब यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बचे, आप महफूज रहें। अलबत्ता यह हमने फैसला करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी बचानी है या अपनी ज़िंदगी दौड़ में लगानी है। देखिए, फिर मैं वही बात कहता हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे इस रीजन के अंदर। हेलमेट अगर आप देखें कि अगर आप जो हेलमेट का डिज़ाइन अगर आप देखें तो वो आपको ओरिएंटेशन नहीं होने देता, और जो है जब आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो आपने एक साइड वगैरह नहीं लगाए होते, तो जिससे आपको पीछे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ आ रही कौन सी नहीं आ रही। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस हवाले से हेलमेट के डिज़ाइन को चेंज करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ताकि हेलमेट आपका हाफ हेड जितना हो जो कि हाफ हेड को आपके कवर करे, और ताकि आपकी ओरिएंटेशन बनी हुई है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। जब गर्मियों में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है ये पहनना हेलमेट जो है, ये वाला पूरा कवर करके चलना, क्योंकि गर्मी वेदर कंडीशन हमारी जो है समर की वो शायद अलाउ नहीं करती इस चीज़ को। तो एक तो हेलमेट के डिज़ाइन के फीचर को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसमें हेलमेट के हवाले से ही कि अगर आप देखें तो अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूँ तो तकरीबन 96,000 एमरजेंसीज हमने मैनेज की हैं पिछले एक साल में, तो उनमें जो हेड इंजरी के केसेस हैं वो सिर्फ 2% हैं, कि जिसमें सिर्फ 2% ऐसे केसेस थे कि जिन लोगों को हेड इंजरी हुई उनको हमने छोड़ा। बाकी सारे लोग जो थे वो फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, इंजरीज, वुंड्स के साथ वो जो थे वो सड़कों पे गिरे, उन्हें हमने उठाया। तो ऑब्वियसली हमें उस एरिया पे भी फोकस करना चाहिए कि जिसमें जो है एक ड्राइवर जो है, जो एक बाइक राइडर जो है वो मुख्तात ड्राइविंग करते हुए, मुख्तात तरीके से बाइक को चलाते हुए 40 या 50 की स्पीड पे वो सड़क के ऊपर चले, ताकि जो है अगर वो गिरे भी कहीं तो उसको उसका इम्पैक्ट कम से कम आए उसकी बॉडी के ऊपर, उसका लॉस कम से कम हो, उसका डैमेज कम से कम हो। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है फ्लीट अवेलेबल है, फायर फाइटिंग मशीनरीज अवेलेबल हैं, स्नॉर्कल्स अवेलेबल हैं हम लोगों के पास, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए थी चीज़ें वो हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। और जो है तकरीबन 5,500 फायर इंसिडेंट को हमने रिस्पॉन्ड किया, और ऑब्वियसली जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं लोग जहाँ से, वहाँ पे रेस्क्यूज जो है वो दाखिल हो रहे होते हैं। इसी वजह से दुनिया जो है वो फायर फाइटर्स को सल्यूट करती है। अलबत्ता यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या आप जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो बिल्डिंग आपके लिए महफूज है कि नहीं है? दुनिया में आप दुनिया की सबसे लेटेस्ट गैजेट भी ले आएंगे, दुनिया की आप सबसे जो है ट्रेंड एमरजेंसी सर्विस भी अगर आप उठा के ले आएंगे यहाँ पे, तो जिस तरह के हालात इस वक्त टाउन प्लानिंग के, और जिस तरह बिल्डिंग्स हमने खड़ी की, और जिस तरह से हमने फायर सेफ्टी को नज़रअंदाज किया इमारतों के अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है हादसा भी होंगे और लोगों की जानें भी जा सकती हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों की कोशिश है, हम लोग लगे हुए हैं इस पर। 768 से ज़ायद बिल्डिंगों का सर्वे जो है हम अब तक कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा है कि फायर सेफ्टी आलात का फुकदान पाया गया है, और हम बिल्डिंग ओनर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम उनके साथ मिलकर बना रहे हैं उनकी, ताकि जो है उन बिल्डिंग्स को भी महफूज बनाया जा सके, क्योंकि हर वर्कर जो अपने काम पे निकलता है, ये उसका हक है कि वो स्माइलिंग फेस के साथ वापस अपनी फैमिली में जाए, ना कि किसी हादसे का शिकार हो जाए। ड्राइविंग का जो इस वक्त जो एटीट्यूड है कि हर शख्स जल्दी में है, हर शख्स जल्दी में है। अब समझ से बाहर है कि जल्दी किस चीज़ की है। मुख्तार ड्राइविंग कीजिए ताकि जल्दबाजी में जो है वो सड़कों पे हादसा का बायस ना बने। तीसरी चीज़, अब रमज़ान का मुबारक महीना भी अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त जो है हमें, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हादसा की शरह जो है वो अफ्तारी के टाइम पे बढ़ती है, क्योंकि पूरा जल्दबाजी, क्योंकि पूरा रोज़ा आपको सब्र की तलकीन देता है, और जो है अफ्तारी के टाइम पे बस वो किसी तरीके से कोशिश होती है अवाम की को उड़ के बस वो दस्तरखान तक पहुँच जाए, और जो है वो पूरे रोज़े का जो है वो सबक जो उन्होंने सीखा होता है वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। तो मेरी ये भी इल्तमास है आवाम से कि रोज़ा सब्र की तलकीन देता है, सब्र का सबक देता है लोगों को। तो जो है अगर आप 4-5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है किसी अफ्तारी पे पहुंचने में। आप अपने पास खजूरें रख लें, अपने साथ अपनी गाड़ी में पानी रख लें थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आपका रोज़ा जो है वो रास्ते में खुल सकता है, तो आप अपना रोज़ा खोल के वहाँ पहुँच जाएँ, ना कि आप कोशिश करें कि आप इतनी तेज़ गाड़ी चलाएँ, इतनी तेज़ बाइक चलाएँ कि आप पहुँचते पहुँचते वो जो है वो किसी की ज़िंदगी ले लें, तो ये काम ना करें।
तीसरी चीज़ रेस्क्यू 1122 आपको पता है कि ये आवाम की सर्विस है, हम आवाम के लिए हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। तो ये नंबर जो है ये बहुत अहम है, 1122 का जो डायल नंबर है, तो इसको मिसयूज़ मत कीजिए। इसको आप देखें, आप इसे मिसयूज़ करेंगे तो मीनवाइल अगर किसी डिज़र्विंग की कॉल आ रही होगी तो उसको सर्विस नहीं मिल सकेगी, नंबर बिजी मिलेगा, उसको सर्विस नहीं मिल सकेगी। तो ये ना हो कि क़यामत के रोज़ उस मासूम के हाथ आपके गिरबान पे हों। तो लिहाजा इल्तमास है आपसे कि इस नंबर का मिसयूज़ ना करें। अगर आपको इमरजेंसी है ज़रूर कॉल मिलाएं। हम आपकी कॉल पे आपकी पहली आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आपके कदमों में मौजूद होंगे आपकी खिदमत के लिए। सर ठोकर नियाज बेग शेल्टर रूम से ऑलरेडी में इतला मौजूद है, हमारा स्टाफ रवाना हो चुका है, थोड़ा सा वेट फरमाएं, आपके पास पहुंच जाते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। रसीद साहब आप लाइन पे रहें, मैं आपका रास्ता करीबी व्हीकल से करवा रही हूँ, आपने कार बंद नहीं करनी। सर ठोकर नियाज बेग में आगे कहाँ पे आएंगे? जी मार्टन जी ब्लॉक में जाना है, अपने मेडिकल की एमरजेंसी। सर मार्टन जी ब्लॉक में कहाँ पे आना है? वेलकम बैक नाज़रीन, रेस्क्यू कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कॉल डिस्पैचर से गुफ्तगू करेंगे कि वो कैसे एक रेस्क्यू की जो कॉल है वो रिसीव करते हैं और जिसे तिब्बी इमदाद दी जानी होती है वहाँ पे बर वक्त कैसे एक व्हीकल को भिजवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी। आप कैसे यहाँ पे रेस्क्यू की कॉल को रिसीव करके आगे कैसे लोकेशन एलोकेट करते हैं, वो सारा प्रोसेस बताइएगा। सर पहले हमारे पास जो कॉल मसूल होती है वो कॉलर से हम जब कांटेक्ट करते हैं वो हमें बताता है कि जी फलानी जगह है, इस जगह के ऊपर हादसा हुआ है। जैसे हमें वो लोकेशन बताता है हम फौरी तौर पे यहाँ पे उसको अपने सॉफ्टवेयर में ट्रेस करते हैं उस लोकेशन को, और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारा जो उसको हम वहाँ से उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते हैं ताकि उसका डायरेक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट करवा जाए। जब वो कम्युनिकेट आपस में करते हैं जो लोकेशन थोड़ी बहुत उसको वहाँ होता है वो भी क्लियर हो जाती है। जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो हमारी बाइक स्क्वाड भी हो सकता है, हमारी एम्बुलेंस जो नियरेस्ट होती है उसको हम फौरी तौर पे मौके पे भिजवाते हैं ताकि वो फौरी तौर पे जाकर जो उसको टेकअप करे, तो उसको फर्स्ट एड या उसको शिफ्ट करना है वो उसके बाद में डिसीजन मेकिंग के साथ हम उसको जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं मौके के ऊपर उसको। सामने क्यों भाई? जी वालेकुम सलाम। ये बताएं आपके रेस्क्यू का रिस्पॉन्ड टाइम क्या है? एवरेज रिस्पॉन्स टाइम तकरीबन 10 मिनट आ रहा है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है लाहौर शहर है, इसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम में इजाफा होता है। और जो है ना हमारी गाड़ियाँ कोशिश करती हैं कि एज सुन एज पॉसिबल पहुँचे तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 लाहौर। नाज़रीन ये एक लाइव कॉल है, जैसे कॉल डिस्पैचर रिसीव कर रहे हैं, इनसे ये देखेंगे कि कैसे कॉल रिसीव की जाती है। तो ये नो रिस्पॉन्स है, इसमें मैंने रिस्पॉन्ड किया लेकिन आगे से कोई बोला नहीं, इसी वजह से ये नो रिस्पॉन्स में कॉल जाइए। फेक कॉल कितनी आती हैं? सर फेक कॉल अब प्री प्लानिंग के साथ 1-2 दिन से कोई 1-2 कॉल मसूल हो जाती हैं जिसमें कोई फेक कॉलर कॉल करता है, तो अच्छी सूरत में हम जो फेक कॉलर का नंबर है ना वो 15 वालों को दे देते हैं, वो फिर जो भी 3-4 डिपार्टमेंट है उन्हें वो फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा तो फिर ही वो फेक कॉल करना बंद होंगे। ऐसी कॉल भी आ जाती हैं कि जी फ़लाँ जगह कोई ब्लास्ट हो गया, इस सूरत में आप क्या करते हैं? सर इस सूरत में फ़ौरन हम जो करीबी पॉइंट होता है एज सुन एज पॉसिबल उन्हें मूव करवाते हैं। जैसे कि बाइक पॉइंट के पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे बाइक के हमारे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, तो हमें पहले उन्हें मूव कराते हैं, उसके साथ ही 5 व्हीकल और हमारी जो रेस्क्यू व्हीकल है और एक एम्बुलेंस है, ये पूरा प्रोटोकॉल हम मूव करवाते हैं ताकि अगर कोई खुदा न खासा फेक कॉल भी करता है लेकिन वो रियल कॉल भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में हम टाइम डिले किए बगैर ही अपनी पूरी टीम अपना पूरा जो मतलब कह सकते हैं कि 3-4 गाड़ियों का पैनल है वो हम फ़ौरन रवाना कर देते हैं ताकि वो जाके अपना काम करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, रेस्क्यू डिस्पैचर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पे शहरियों से रेस्क्यू डिस्पैचर और रेस्क्यू ऑफिसर की ये इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करें जो शहरी बिला वजह कॉल करते हैं और इस वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खातून रेस्क्यू डिस्पैचर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कैसे आप कॉल रिसीव करती हैं, कैसे आपका इस काम को कैसे प्रोसेस किया जाता है?
सर ये हमारे सॉफ्टवेयर पे कॉलर कॉल करता है 1112 मिलाता है। अगर मेडिकल की हो तो मेडिकल की कॉल आती है, फायर की हो तो उसके मुताबिक फिर हम एरिया वाइज देखते हैं। नज़दीक तरीन जो व्हीकल होती है उसको डिस्पैच करवाते हैं और कॉलर से बात करवाते हैं ताकि इजीली उनके अप्रोच हो सके। अच्छा, इसमें इजीली अप्रोच करते हैं और हॉस्पिटल का भी क्या आप लोग ही यहाँ से बताते हैं या आपको डायरेक्शन के वो खुद ही ऑटोमेटिक वहाँ से गाड़ी मूव करती है? नहीं सर, ऐसे है कि हमारी एक तो पहली बात है कि व्हीकल्स को भी पता है कि हमने नज़दीक तरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द फर्स्ट एड मिल सके। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा मसला हो तो हमारे कंट्रोल से भी डिस्कस करते हैं कि बाज़ दफ़ा होता है कि पेशेंट एग्री नहीं होता कि नज़दीक तरीन जाने के लिए, फिर हम अपने इंचार्जेस से क्लियर करके फिर मूव करवाते हैं। अच्छा, कैसी कॉल रिसीव होती हैं आपको और एज ए फीमेल आप कंफर्टेबल जोन में कैसा महसूस करती हैं? सर कॉल्स इमरजेंसी के साथ साथ डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें भी होती हैं। कई दफ़ा हम पजल भी होते हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक इमरजेंसी नंबर है जिस पे सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही की जाए, जबकि वो वक्त का ज़िया करते हैं। बहुत सारे लाइनें इमरजेंसी होती हैं जिनकी कॉल नहीं मिलती, सिर्फ ये डिस्टर्बिंग कॉल्स की वजह से। आप अपने थ्रू भी ये पैगाम पहुंचाएं कि कम से कम ये 1122 एक इमरजेंसी नंबर है, तो इस पर इन केस ऑफ इमरजेंसी ही कॉल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने रेस्क्यू फीमेल डिस्पैचर की गुफ्तगू भी सुनी जिनकी जानिब से ये कहा गया कि जो बिला वजह शहरियों की जानिब से कॉल की जाती है इससे इज्तनाब किया जाए और शहरियों को इस चीज़ का भी मद्देनज़र रखा जाए और एक महज़ब माशरे के महज़ब शहरी बनने का उनके जानिब से इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए और रेस्क्यू जो कि एक हसास हेल्पलाइन है यहाँ पर बिला वजह ना कॉल की जाए। तो जब तक के मुताबिक सिग्नल फ्री रोड्स, बर्ग रफ्तार गाड़ियाँ, तेज़ रफ्तारी, चिंची रक्शे और ड्राइवर्स की बेसब्री ट्रैफिक हादसात का सबब बनती है। अगर इस पर बरवक्त काबू पाया जाए और हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद किया जाए तो इन हादसात से बचा जा सकता है। शोएब भट्टी और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।